एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं 2024 के गणित के पेपर का एक और सॉल्यूशन। इस पेपर का कोड है 822 HX कोड है साथियों। और आज इस क्लास में हम साथियों 20 MCQ इस पेपर के 20 MCQ क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। इससे पहले हम लोग 2 पेपर को हल कर चुके हैं, जिसकी वीडियो पड़ी हुई है, जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2025 वालों के लिए रामबाण चीज़ें मैं तैयार कर रहा हूँ और 2025 में बहुत कुछ आपको देने वाला हूँ। तो आप तैयार हो जाइए और आप जो क्लास आप लोग देखने वाले हैं, पेन पेपर लेकर बैठिए, जिससे कि आपको उतारने में समझने में मदद मिले। आइए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। पहला सवाल बहुविकल्पीय से शुरू करेंगे और आज हमें एमसीक्यू करना है। खंड आ के अंतर्गत होता है। इन सभी के प्रश्नों का जवाब आप लोगों को OMR शीट पे देना होता है, लेकिन जब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे आप OMR शीट पे नहीं दे पाएंगे। साथियों लिखा हुआ है 26 और 156 का लासा एलसीएम, जिसे बोलते हैं एलसीएम 156 देके रखा है। HCF क्या होगा? बहुत ही आसान विधि से हम लोग लगाएंगे। एक फार्मूला आपने पढ़ा जरूर होगा कि HCF बराबर A गुणे बी मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से गुणा होगा अपान में LCM में फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है 26 गुणे 156 हो जाएगा 156, और नीचे क्या है आपका LCM 156 देके रखा है। 156 से 156 काट देंगे, हमारा प्यास क्या बचेगा 26। तो HCF कितना आएगा साथियों? HCF आएगा 26। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसका B सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सह आभाज्य है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि सह आभाज्य किसे कहते हैं। सह आभाज्य को इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर मतलब कोई दो संख्या ऐसी होंगी जिनका HCF 1 होगा, मतलब कोई दो संख्या ऐसी होंगी जिनका जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF क्या हो 1 हो। तो यहाँ पे देखें 14 और 35 को, 14 और 35 1 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा, तो इसका HCF 7 हो जाएगा, मतलब ये आपका सहभाज्य नहीं होगा। बात करें 18 और 25 का, तो 18 आपका 3 से कटेगा, 25 आपका नहीं कटने वाला है। और देख लेते हैं, ये आपका 31 से कटेगा, या आपका 31 से कट जाएगा, मतलब इसका HCF 31 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका HCF साथियों आपका क्या हो, बहुत सारा आगे बढ़ सकता है। ये आपका कैसा है, इसका 2 HCF होगा, कितना होगा 2 HCF होगा, मतलब HCF 1 वाला ही तो को प्राइम होगा। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर आपका B सही है। 18 और 25 किसी और संख्या से कटेंगे, किसी एक संख्या से नहीं कटने वाले हैं। तो ये कौन सी संख्या से कटेंगे? 1 से कटेंगे, तो जिसका HCF 1 होगा वही आपका सह आभाज्य संख्या होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है साथियों कि निम्नलिखित मतलब बिंदुओं 5, 0 और 12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी का फार्मूला क्या होता है साथियों? पहले हम लोग लिखेंगे बिंदु देके रखा है 5, 0 देके रखा है और -12, 0 देके रखा है। यहाँ से x1 का मान साथियों यहाँ पर 5 हो जाएगा, x2 का मान यहाँ पर साथियों -12 हो जाएगा, और यहाँ पर y1 का मान 0 हो जाएगा और y2 का मान भी 0 हो जाएगा। ओके, दूरी का सूत्र क्या होता है? D बराबर होता है √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो x2 का मान यहाँ पर साथियों -12 देखिए, -12 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देख लेंगे हम लोग, यहाँ पर साथियों माइनस प्लस हो जाएगा 15, और मतलब 12 और 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों 0। अब 17 का स्क्वायर 289 हो सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, √289 हो जाएगा। और 289 का मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 289 का मान होता है 17, मतलब हम कह सकते हैं इसका दूरी कितना होगा? 17 इकाई होगा, 17 इकाई होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। ऑप्शन आपका साथियों कौन सा सही होगा? ये आपका सही होगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 51 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष फल बच रहा है। मतलब कि इसका LCM निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए साथियों 4 नंबर का हल कर रहा हूँ। 35, 56 और 91 का हम लोग क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 35 नहीं कटेगा, ये 56 हो जाएगा, 91 से उतार लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे,
फिर 2 से कटेगा 35 से उतार लेंगे, 2 सते 2 एकम 2, 2 चौको 8, 91। फिर हम इसे 2 से काटेंगे, हम क्या करेंगे 35 से उतार लेंगे, 7 यहाँ कर लेंगे और ये 91 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे तो किससे कटेगा, अब ये कटेगा 5 से, 5 से 35, 7 उतर जाएगा और 91 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे साथियों, क्या हो जाएगा, ये किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21। अब ये 13 से कटने वाला है, 1 कामा 1 कामा 1 हो जाएगा। अब हम इस सबको गुणा कर ले पहले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। ओके, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 सत्ते 280, कितना होगा 40 सत्ते 280 साथियों, गुणे 13 से गुणा करेंगे, 13 जीरो में 0 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 के 4 हो जाएगा 10, 13 26, 26 10 कितना होगा साथियों, 26 10 36, 3640 आया। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में साथियों 7 शेषफल बच रहा है, तो लिखेंगे संख्या बराबर 3640 प्लस 7, आंसर आएगा 3647। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आया ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, क्या सी सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा हुआ साथियों, लिखा हुआ है 8 के प्रथम 15 गुणजों का, ध्यान दीजिएगा, लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का शेषफल नहीं बल्कि योगफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, हम एपी वाले सूत्र से लगाएंगे इसको। देखिए जब इस प्रकार के सवाल आ जाया करें तो आप एपी वाले फार्मूले से लगाइए। लिखा हुआ है साथियों 8 के प्रथम गुण में, 8 के बाद क्या आएगा 16 आएगा, 24 आएगा, डॉट डॉट कहाँ तक 15 तक, कहाँ तक 15 तक, मतलब यन का मान कितना हो जाएगा 15 तक साथियों, कितना हो जाएगा 15 तक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए का मान हमारा 8 हो जाएगा, डी का मान क्या होगा 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा साथियों। यहाँ पर एन का मान 15 दे के रखा, एस एन का मान पूछा है। ओके, तो एस एन वाले फार्मूले से लगाएंगे, एस एन बराबर हो जाएगा साथियों एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, इस फार्मूले से लगाएंगे। तो एन का मान हमारे पास 15 दे के रखा है, 15/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस एन का मान कितना दे के रखा 15, तो 15 माइनस 1 हो जाएगा, और डी का मान साथियों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे 15/2 हो जाएगा साथियों, ब्रैकेट में 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, अब देखिए 15 में से 14, 14 अट्ठे 112 होता है, कितना होता है 14 अट्ठे 112 होता है साथियों। ओके, अब इसको हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे, तो 15/2 इसको जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा कि 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौको 8, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 64, इसको गुणा कर लेंगे, 15 चौको 60 का 0 हासिल आएगा 6 साथियों, 15 छक्का 90, 90 6 96, 960 आपका आंसर आएगा। देखते हैं 960 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के 960 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है साथियों, लिखा है यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 दे के रखा है तो p का मान बताना। ध्यान दीजिएगा, पहले जो मूल दे के रखा है उसे आप x का मान मान लेंगे, तो लिखेंगे माना x बराबर -2, क्या है माना x बराबर -2, तब इसमें हम -2 पुट कर देंगे, तो -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 माइनस p इक्वल टू 0। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस p इक्वल टू 0, तो ये और ये कट जाएगा, तो माइनस p का मान कितना आएगा 0। चूंकि p का मान माना है तो उधर जब 0 जब उधर जाएगा साथियों, 0 पे ये माइनस लग जाएगा, लेकिन 0 कभी ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो लिखेंगे अतः तब p इक्वल टू 0, p का मान कितना आएगा 0। देखते हैं किस ऑप्शन को सही करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में p का मान ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछते रहिए साथियों। अगला सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में x अक्ष पर स्थित एक बिंदु, ध्यान से देखिएगा, x अक्ष पर स्थित एक बिंदु 5, -2 तथा 3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। x अक्ष पे स्थित है तो याद रखिए y का मान 0 ही 0 आएगा, इस बात को याद कर लीजिए। y का मान क्या आएगा साथियों 0 आएगा। अब x अक्ष पे स्थित है तो x का ना कुछ मान जरूर आएगा। तो p बराबर सूत्र होता है निर्देशांक का, ये होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, एक ये सूत्र होता है।
अब अगर यहाँ से देखेंगे साथियों तो x1 y1 x2 y2 सूत्र हो जाएगा। x1 का मान यहाँ पर साथियों 5 दे के रखा है, प्लस x2 का मान -3 दे के रखा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, कामा लगाएंगे। y1 का मान साथियों -2 दे के रखा है, y2 का मान 2 दे के रखा है, नीचे आपका 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साथियों प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3/2, कामा 2 में से 2 जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 0/2 बचेगा। तो हमारे पास 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो कितना बचेगा 2/2, कामा 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये कट जाएगा तो 1, 0। तो p बराबर कितना है 1, 0। p का मान कितना होगा साथियों 1, 0। p का मान कितना है 1, 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और p का मान 1, 0 से आगे बढ़ेंगे तो आपका देखता हूँ ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर कोई डाउट तो पूछते रहिए। ये शब्द को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डाउट होगा तो पूछेंगे तो जल्दी क्लियर होगा। अभी का डाउट अभी खत्म करेंगे, तुरंत आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर साथियों 8 पूछा है कि समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। मतलब कि काल्पनिक होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, कि वास्तविक होगा, समान होगा, वास्तविक और असमान होगा। तो आइए जब इस मूल की प्रकृति ज्ञात करना हो तो विविधीकरण का सूत्र लगाया करो, जो मैंने आपको कई बार बताया है। डी बराबर सूत्र होता है, क्या होता है साथियों, पहले समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से अगर हम समीकरण से मान को निकालेंगे तो समीकरण हमारे पास क्या है साथियों, लिखा हुआ है समीकरण 2x²। क्या 2x² साथियों कितना है 2x² - 5x, तो -5x हो जाएगा, +4 = 0। अब इसको हल करते हैं। यहाँ से अगर इसको हम देखेंगे तो a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b बराबर -5 हो जाएगा, c बराबर 4 हो जाएगा, d बराबर हम पहले मान निकालेंगे। तो d बराबर साथियों b² - 4ac एक फार्मूला होता है। तो b का मान -5 का होल स्क्वायर, -4 × a का मान 2 × c का मान 4 दे के रखा है। 5 का स्क्वायर मतलब ये 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 चौको 32 हो जाएगा। d बराबर साथियों -7 आएगा। d का मान क्या है माइनस में आया, क्या है माइनस। जब d का मान माइनस में आया है मतलब कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा होता है तो वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखिए साथ ही नहीं, अगर d का मान 0 से छोटा आया है तो वास्तविक नहीं है, मतलब काल्पनिक होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपका साथियों बी नंबर से ये वास्तविक नहीं, जिसे दूसरा नाम देके रखें काल्पनिक। अगर कोई डाउट पूछते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी लग गया, आगे 2 सवाल और भी लग जाएंगे, काफी सारे सवाल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। देखिए समरूप होने का सूत्र क्या होता है, समरूपता का नियम क्या होता है, एंगल भी होता है, एंगल भी होता है, और साइड एंगल भी होता है, साइड एंगल होता है कि नहीं होता है। ये नियम कई सारे हैं, और साइड भी है। मतलब क्या एंगल और साइड दोनों का जिक्र किया गया कि नहीं किया गया है। तो यदि इनके संगत कोण बराबर हो, हाँ ये भी होने चाहिए। यदि इनकी संगत हो जाए समानुपाती को, ये भी होने चाहिए। मतलब इसमें लिखा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा, लिखा है ए और बी दोनों। तो हाँ साथियों, अगर कोई 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उसमें 2 चीज़ होना चाहिए, या एक चीज़, या तो कोण बराबर हो सकते हैं, या तो साथियों भुजा बराबर हो सकता है, या तो कोण और भुजा दोनों बराबर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अभी तक हम लोग साथियों 9 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, अभी हमें 11 प्रश्न और हल करना है। अगर आपको कोई डाउट हो पूछ लीजिए, अगर आपको कुछ दिक्कत है, परेशानी है तो पानी पी लीजिए, सारी परेशानी दिक्कत खत्म हो जाएगी। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा है चित्र में, जो चित्र आपके पास लिखा है त्रिभुज OBC, OD लिखा ODC ऊपर वाला त्रिभुज, और OBA ये त्रिभुज समरूप है। क्या है समरूप है, समरूप होंगे तो संगत भुजाओं से बने कोण बराबर होंगे। लिखा है BOC ये कोण 125 डिग्री देके रखा है, और ये कोण 125 के साथ ये देके रखा 70 डिग्री। तो हमें OAB मतलब इस कोण का मान हमें बताना है, हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक कोण ये बनना है BOC। क्या BOC, तो लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल DOC, एंगल DOC बराबर 180। क्यों, रैखिक युग्म एक रेखा पर बने कोण क्या होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। चूंकि ये कोण एक रेखा पर बन रहे हैं तो ये क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो एंगल BOC 125 डिग्री देके रखा है, तो 125 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल DOC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा साथियों। तो लिखेंगे एंगल DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो क्या हो जाएगा
एंगल DOC बराबर 55 डिग्री आएगा। मतलब कि अभी आंसर नहीं आया है, ये अपना क्या है 55 डिग्री है। क्या है साथियों 55 डिग्री है। ओके, अब त्रिभुज ऊपर बन रहा है, उस त्रिभुज में 3 कोण है, एंगल D है, एंगल O है, एंगल C है। तो लिखेंगे त्रिभुज DOC में एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री बराबर होता है। यहाँ पर एंगल D का मान 17 डिग्री देखे रखा है, 17 डिग्री प्लस एंगल O का मान 55 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसको जोड़ेंगे 125 डिग्री आएगा प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल C बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल C बराबर 55 डिग्री। तो एंगल C का मान कितना है 55 डिग्री आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 55 डिग्री मतलब ये ऊपर वाला भी 55 डिग्री आ गया। ओके, जब ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, तो लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल C बराबर 55 डिग्री होंगे। क्यों लिखेंगे संगत भुजाओं के, क्या लिखेंगे संगत भुजाओं ने समान भुजाओं, क्या समान भुजाओं के कोण समान होते हैं, समान होते। क्योंकि त्रिभुज समरूप है तो उनके कोण क्या होंगे, उनकी भुजा बराबर होंगे तो कोण भी बराबर होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो लिखेंगे कि एंगल A का मान कितना होगा साथियों, एंगल A का मान 55 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर A सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान बताना है, तब बताना है साथियों जब 90 डिग्री से थीटा छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। मतलब कि आप जो टेबल याद किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो बताना है वह कौन सा थीटा का मान है जहां पर साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है। तो उसको याद कर लीजिए साथियों 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान साइन थीटा में भी √1/√2 होता है और कॉस थीटा में भी 1/√2 होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। याद कर लीजिए साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल लिखा हुआ है साथियों। लिखा है कि साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। सवाल नंबर 12 लिखा था साथियों कि साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। वैसे ही इस समय इस क्वेश्चन को नहीं आना चाहिए क्योंकि साथियों सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन बाई एरर एग्जामिनर ने दे दिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथियों जब साइन और कॉस का देके रखा हो तो चाहे आप साइन को कॉस में बदल लीजिए, चाहे आप कॉस को साइन में बदल लीजिए, आपका सवाल लग जाएगा। मतलब अगर हम साइन को कॉस में बदलना चाहें तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा बनेगा। तो साथियों कॉस में 90 में से कितना घटा दें कि 15 हो जाए, 75 घटा दें। कितना घटा दें साथियों, घटा देंगे हम यहाँ साइन 90 माइनस 75, साइन 90 माइनस 75 तो ये आपका 15 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे साइन लिखना चाहिए। क्या साइन लिखना चाहिए मुझे, साइन 90 माइनस 75 डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री, और नीचे क्या देके रखा है कॉस 75 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता था तो कॉस 75 डिग्री अपान कॉस 75 डिग्री, ये और ये कट जाएगा तो आपका ए का आंसर आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है साथियों कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, लिखा साइन थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा बराबर 0 देख रखा है और हमें इसका मान बताना है। इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हल करेंगे थोड़ी देर बाद। अगर ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साथियों कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। अगर हम चाहें तो इधर गुणे में तो इधर आ सकता है। हम मान लेते हैं गुणे में 1 था तो ये नीचे आ सकता है, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। साइन अपान कॉस से बनता है टैन, क्या बनता है टैन, तो क्या हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1। अब हम इसको 1/1 तो मान सकते हैं, तो हम त्रिभुज में इसको अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस नियम का उपयोग करेंगे। तो क्या होगा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। मतलब ABC में क्या देके रखा है, 1 2 इसका देके रखा है, इसका निकलना कर्ण। तो कर्ण क्या निकलना है, तो कर्ण मतलब AC, कर्ण मतलब AC। तो AC का बराबर होता है √AB का स्क्वायर
मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो 1 1 2 हो जाएगा, √2 मान आएगा, तो इसका मान कितना है √2। अब आइए आगे देखते हैं सवाल। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल हमें जो हल करना है, लिखा है कि sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का हमें मान बताना है। देखिए sin थीटा हम पहले मान चुके हैं, cos थीटा के बराबर हम कह सकते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, कहाँ से, समीकरण 1 से। दोनों एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 4 थीटा। और चूँकि cos का मान तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, cos का मान क्या होता है, cos बराबर साथियों cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, मतलब कि 1 बटा √2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में √1/2 का होल ऑफ पावर 4, मतलब 2 गुणे 4, मतलब √2 को 4 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 हो जाएगा। नीचे √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2 हो जाएगा। 1 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 1 ही आने वाला है मेरे प्यारे ब्रजेशंस, 2 गुणे 1 हो जाएगा। नीचे जब 2 बार रूट है तो 1 बार संख्या बचेगी, क्योंकि सेम संख्या है, सेम रूट है। यहाँ पर भी केवल 2 ही बचेगा, इसको काट लेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। उम्मीद करता हूँ इतना छोटा सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा, और ये 1 नंबर का सवाल है, तो 1/2 इसका आंसर आया है। देखते हैं कितना ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 13 में ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस sin a का मान हमें होगा, मान बताना है। हो जाएगा 14 नंबर। देखिए sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, ये देखिए रखा है। अगर हम इसको देखें साथियों तो इसको तोड़ सकते हैं, ये 1/cos a हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा sin a/cos a। ओके, ब्रैकेट में 1 माइनस sin a हो जाएगा। यहाँ पे cos कॉमन है तो cos कॉमन ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 sin a/cos a, एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस sin a, ऊपर को ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 1 माइनस sin स्क्वायर है, नीचे cos a हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर a का मतलब होता है साथियों cos स्क्वायर a बटा cos a हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, cos स्क्वायर a को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, cos a गुणे cos a में टूटेगा, नीचे हो जाएगा साथियों cos a, cos कट जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, cos a आया, आपका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही है, cos a आया है अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहीं पर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, चित्र में बिंदु O यहाँ पर का बिंदुओं A और P को देखने पर अवनमन कोणों की माप बताना। देखिए ये अवनमन कोण जो होंगे तो ये सीधे से क्षैतिज होते हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर भी जैसे उसको देखा जाएगा तो ऐसे ही ये कितना 90 डिग्री का कोण होगा, तो एंगल A बराबर 90 डिग्री साथी होगा। ओके, एंगल A कितना होगा, 90 डिग्री होगा, जिसमें से 45 डिग्री दे के रखा है, किसका 45 डिग्री दे के रखा है। तो एंगल A मतलब एंगल A का अवनमन कोण अगर पता करें तो पहला क्या हो जाएगा, एंगल A या अवनमन, एंगल A अवनमन अगर हम पता करेंगे साथियों तो पूरा का पूरा 90 था, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंगल P अवनमन पता करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा साथियों, यहाँ पर हमको ऑप्शन बताना होगा साथियों। पहले हमारा 45 आया फिर 30 आया, तो हम कह सकते हैं साथियों कि आपका पहले 45, देखिए ये दोनों भ्रमित करने वाले हैं। यहाँ पर भी 30-45 है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पहले A और फिर P है तो पहले A वाले का मान रखेंगे 45, P वाले का मान रखेंगे 30। तो ऑप्शन आपका सही होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जिसमें साथियों पहले लिखा है 45 और बाद में लिखा है 30। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ सकता है कि भैया यहाँ पर भी तो 30 और 45 जी सही तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे शर्त दे के रखी पहले ए फिर बाद में पी, तो भैया पहले पी का मान तो रख नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए साथियों अगले क्रम में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, किसी त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज पहले हम एक ABC बना लेंगे जिसमें लिखा है
सी का मान 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, सी होगा, मतलब यहाँ पर सी होगा। तो ए को हम चाहे वहाँ रख सकते हैं, चाहे हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं ए को यहाँ पे रखूँगा, बी को यहाँ पे रखूँगा, ए बी से यहाँ पर सही हो जाएगा। लिखा है टेन ए बराबर 1/√3 दे के रखा है। तो टेन ए मतलब लंब बटा आधार दे के रखा है। यहाँ पर लंब का काम ये करेगा, आधार का काम ये करेगा। अभी पहले हम करण निकाल लेंगे। तो ए बी का होल अब स्क्वायर, यहाँ पर ए बी करण का काम करेगा। तो अंडर रूट हो जाता है दोनों दिए हुए मानों का होल ऑफ स्क्वायर। तो अंडर√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अंडर√3 का मान साथियों 3 ही बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा, अंडर√4 हो जाएगा, और 4 का मान 2 होता है, मतलब इसका मान 2 आया। उम्मीद करता हूँ ये जरूर समझ में आएगा। मान जो हमें बताना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए बी का मान बताना हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। अब लिखिए ध्यान से, देखिएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान हमें बताना है। तो कॉस ए बराबर वैसे होता है आपका साथियों लंब बटा कर्ण। कितना होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन चूंकि साइन ए दे के रखा है तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर लंब बटा कर्ण का उपयोग नहीं करेंगे। जब यहाँ पे स्पेसिफिक ए बी दे के रखा तो हम उपयोग करेंगे यहाँ पे जो मेन सूत्र होता है इसका, तो होता है साथियों ए की सम्मुख भुजा। क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे ए है, बी होता तो बी की सम्मुख भुजा, ए है तो ए की सम्मुख भुजा, ए के सामने वाली भुजा के अंडर√3 हो जाएगा। फिर बटे में कर्ण होता है। कॉस बी में होता है, और जब कॉस का निकालते हैं तो संलग्न चलता है। याद रखिए, जब साइन निकाल लेंगे तो सम्मुख चलेगा, कॉस निकाल लेंगे संलग्न चलेगा। तो कॉस बी मतलब बी की संलग्न भुजा अंडर√3 हो जाएगा साथियों, बटे में कर्ण होता है, प्लस लगाएंगे कॉस ए की संलग्न भुजा 1 हो जाएगी, बटे में कर्ण हो जाएगा। फिर बी की सम्मुख भुजा 1 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। ओके, अब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट से रूट कट जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे ऊपर 1 1 कम 1 4 हो जाएगा, नीचे 4 कॉमन हो जाएगा, ऊपर 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटेंगे 1 मान आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्वेश्चन नंबर आपको 16 भी समझ में आएगा, और ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी। बस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे साथियों, तब तक तो नहीं होने वाला है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे अच्छा नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए रखा है, लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो देखे रखा है आर बराबर त्रिज्या बराबर देखे रखा है 8 सेंटीमीटर। 1 मिनट में कोण हमें नहीं पता है, तो याद रखिएगा 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। कितना होता है, 6 डिग्री। याद कर लीजिएगा 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगा, क्योंकि वृत्त है और वृत्त में साथियों बात की जा रही है, वृत्त में 360 डिग्री होता है। और याद करिए साथियों कि पूरा का पूरा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का कोण होता है। अब अगर आगे बढ़े साथियों तो हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान आर का मान तो r² हो जाएगा, थीटा का मान 6 डिग्री, नीचे 360 डिग्री हो जाएगा, 6 कम 4 6 कम 36 60 हो जाएगा। तो πr² नीचे 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये आपका आंसर होगा साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो हम लोग अभी तक साथियों क्वेश्चन नंबर 17 तक हल कर चुके हैं, और हमारे पास अभी 3 सवाल है 18 19 और 20, ये भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको यहीं पर लगाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आप कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे साथियों। इस सवाल में लिखा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर हम इसको यही जगह पे हल करना चाहें साथियों, तो यहाँ पर डी बराबर देख के रखा है 1/2 सेंटीमीटर। तो आर का मान क्या हो जाएगा 1/2/2, मतलब कि 2 दूनी 4, 1/4 सेंटीमीटर। आर का मान 1/4 सेंटीमीटर हो गया। हमें अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है साथियों 3πr²। तो 3 रखेंगे,
पाई रखेंगे और r का मान 1/4 है, तो 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि 3 गुण पाई और नीचे 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है साथियों, जो कि आपके सामने है। मैंने आपके सामने इसको हल किया है, बहुत ही आसान तरीके से आप भी कर सकते हैं, बस आपको प्रयास और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः देके रखा है। बटन के लिए बहुलक ज्ञात करना है। मैंने सूत्र आपको पहले क्लास में बता चुका हूं कि बहुलक बराबर, इस सूत्र को याद कर लीजिए, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। क्या होता है? 2 माध्य होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर इस सवाल को हम लगाना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। आप भी देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने लगा रहा हूँ इस सवाल को। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है साथियों, जो आपके सामने लिखा हुआ है, 2 गुणे माध्यक। माध्यक का मान यहाँ पर देखे रखा है साथियों 25.8 माइनस देके रखा है 2 माध्य का मान 26.1 देके रखा है। तो जब 25.8 को आप 2 से गुणा करेंगे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपका साथियों आने यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 3, तो यह आएगा 77 पॉइंट, कितना 77.4 आएगा, माइनस इसको जब आप गुणा करेंगे तो आएगा आपका 52.2 आएगा। ओके, 52.2 आएगा। जब आप इसको इसमें से घटाएंगे, मतलब कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, मतलब कि आपका आंसर आएगा 25.2। कितना आएगा? 25.2। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में 25.2 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। अगला और आज का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, केंद्रीय परिवृत्त की माप है। याद है, केंद्रीय मतलब सेंटर मतलब बीच में। तो याद रखिए, बारंबारता तो अलग चीज है, माध्य साथियों और माध्यक ये दोनों आपके क्या होते हैं? ये दोनों केंद्रीय परिवृत्त की क्या होती हैं? केंद्रीय परिवृत्त की माप होती है। तो याद रखिए, हम अपने OMR सेट में बी और सी दोनों को गोला तो नहीं करेंगे, कोई एक कंबाइन आपका ऑप्शन होगा जो आप इन दोनों को समझाए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, जिसमें लिखा हुआ है बी तथा सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है साथियों, बी तथा सी दोनों, मतलब माध्य तथा माध्यक क्या है? केंद्रीय परिवृत्त की माप कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना रखेंगे। आज मैंने आपसे वादा किया था कि 20 MCQ करवाऊंगा इस पेपर का, जो मैंने करवा दिया। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल जो मन में आ रहा है, उससे पूछ लीजिए। और आज के लिए इतना रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए सॉल्यूशन के साथ।